डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको ले जाएगा मेडिकल के लिए, एम्बुलेंस या जो भी बस वगैरह रहता है उसमें बैठा के। बताऊँ तो नाक में डीएनएस का एक प्रॉब्लम रहता है। देखिए, नौकनी में पास होने का तरीका है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है, गर्म पानी से उसको सेकना है। इसके बाद आँखों को टॉर्च मार के चेक किया जाता है कि कोई लेंस वगैरह तो नहीं लगा रखा है। ये सारे टेस्ट लेके जाइए, कहीं भी आपके पूरे बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक कहीं कोई पॉइंट पकड़ लेता है या ऑपरेशन का ये वो, तो उसको आपको पूरा ध्यान रखना है। उसका सर्टिफिकेट 6 महीने पुराना होना चाहिए। वो आप अभी पैर की उंगली टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पॉइंट खाते हैं कान में, इसलिए कि वो कान साफ़ करके नहीं जाते, तो कान को। जय हिंद दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और इस बार भी काफ़ी उम्मीद जताई जा रही है कि फ़िज़िकल और मेडिकल एक साथ होगा, क्योंकि एसएससी जीडी का जो है फ़िज़िकल और मेडिकल दोनों सीआरपीएफ कंडक्ट कराती है। सीआरपीएफ ने ही सबसे पहले अपने टेक्निकल ट्रेड्समैन का जो वैकेंसी था उसमें फ़िज़िकल मेडिकल को एक साथ किया था, और फिर जो एसएससी का उसके बाद उन्होंने एसएससी जीडी का जो कराया उसका भी एक साथ कराया है। तो यहाँ जीसीबी है, मैं खुद 3 बार मेडिकल दे चुका हूँ। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो निकला था उसमें भी मैंने दिया है, और एसएससी जीडी और एसएसबी ट्रेड्समैन का भी मैंने दिया है, और एसएसबी ट्रेड्समैन में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो मुझे मैंने एक साथ भी मेडिकल, 2 मेडिकल एक साथ दिए हैं, फिजिकल मेडिकल एक साथ, और एक अलग का भी एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है। अक्टूबर नवंबर में भी अगली वैकेंसी आने वाली है। इस हिसाब से इस वैकेंसी को बहुत जल्द ख़त्म कराया जाएगा, और हमारा पासिंग आउट भी दिसंबर में है, तो आपको उससे पहले इसको ज्वाइन करा के आपको जीसी में आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर कहीं आपको ट्रेनिंग सेंटर अलाउट होगा। तो सबसे पहले जब आपका फ़िज़िकल मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा, तो वहाँ एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा आपका फ़िज़िकल मेडिकल एक साथ है, अलग रहेगा तो अलग का भी लिखा रहेगा। पीईटी पीएसटी लिखा रहेगा, फ़िज़िकल का हो गया। डीबी लिखा हुआ रहेगा, डीएमई आरएमई लिखा हुआ रहेगा, तो वो मेडिकल का हो गया। तो सबसे पहले आपको जब भी एडमिट कार्ड आता है तो कोशिश करें, आपको जो भी सेंटर अलाउट किया गया है उसमें आप 2 दिन या 1 दिन, मिनिमम 1 दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाएँ। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो यदि आप 1 से 2 दिन लेट भी पहुंचते हैं तो आपको ज़रूर सेंटर में विज़िट करना है, क्योंकि वो लोग फिर कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम वापस चले जाएं, हमारा लेट हो गया है। इसके बाद अगर एक साथ सब कुछ कराया जा रहा है तो आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं, जो जो आपने दिए हैं। अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं 10th का, अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट, और आपने जो सर्टिफिकेट दिया है वो सारे आपको लेके जाने। आधार कार्ड अपना लेके जाना है, फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है वो सारे लेके जाने हैं, उनका जेरोक्स करा के लेके जाना है। तो सबसे पहले होता है आपका फ़िज़िकल होता है, उसमें तो आपका एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड देख के एंट्री दे दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहले आपका हाइट और चेस्ट मापा जाएगा। कई बंदे तो होंगे हाइट में ही फ़ेल हो जाएंगे, किन्हीं का 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर से लड़के फ़ेल होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका। और फिर चेस्ट भी कई फुला नहीं पाते हैं, लास्ट में जब उनको मापा जाता है हाइट चेस्ट, तो वहीं पे बोलते हैं पुशअप मार लो कुछ, आपका फुल जाएगा। तो पुशअप मार के वो अपना चेस्ट फुलाते हैं। 80 से 85 के बीच उनका रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन वो बोलते हैं। तो ये हो जाने के बाद आपको रनिंग के लिए तैयार किया जाएगा। जितने भी बंदे आएंगे, 20 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे का ग्रुप बना के आपको वहाँ पे रनिंग कराया जाएगा। रनिंग में भी कई सारे बंदे फेल होंगे, आप ही के साथ रहेंगे। वो लेट पहुंचेंगे कुछ सेकेंड से। 50 बंदे दौड़ाएँ तो उसमें से कई 10, 12, 15 ऐसे बंदे रह जाते हैं। अब आपने बहुत अच्छी रनिंग वगैरह सब कुछ पास कर ली है, तो इसके आगे का स्टेप जो रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा। आपको एक अलग जगह लेके जाया जाएगा, जो फेल रहेंगे उनको अलग कंसीडर करके उनको अलग बैठा दिया जाएगा, और आपको एक अलग जगह लेके जाया जाएगा जहां आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ध्यान रहे आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके होने चाहिए। यदि किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट नहीं रहते, कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल, या कुछ नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक, कई सारे बंदे के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक रहता है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। नाम में मिस्टेक का तो वो डायरेक्ट क्लियर कर देते हैं कि आपका नहीं हो पाएगा। यदि डोमिसाइल में आप दोबारा डोमिसाइल बना के ला सकते हो सही करा के, तो उसमें हो सकता है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में तो इतना जल्दी नहीं होता। उसके बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंट टाइम भी आपको दे दिया जाएगा, अगर गलत है तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको ले जाएगा
मेडिकल के लिए एम्बुलेंस या जो भी बस वगैरह रहता है उसमें बैठा के 20 बंदे 30 बंदे हॉस्पिटल लेके जाता है। जो भी कैंप के नज़दीक वाले हॉस्पिटल रहते हैं उसमें क्या क्या टेस्ट होता है, तो हॉस्पिटल में सबसे पहले आपका टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में भी हीमोग्लोबिन का एक प्रॉब्लम आता है। हीमोग्लोबिन किसी का कम रहता है, कम का ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि इसके बॉडी में खून में हीमोग्लोबिन कम है, तो ब्लड का एक टेस्ट होता है। उसके बाद चेस्ट का आपका एक्सरे होगा, सिर्फ यहाँ पूरा चेस्ट का एक्सरे होगा। आपको सांस फुलाने के लिए बोला जाएगा, छोड़ने के लिए वो एक्सरे कर लेंगे। अब इसमें भी कई सारे पॉइंट मिलते हैं। यूसीजी होता है कि सांस लेने में इसको दिक्कत है, तो फिर वो रीमेडिकल देगा, तो फिर आपका यूसीजी करेगा वो आपका। और फिर यूरिन टेस्ट, उसमें आपका प्रोटीन वगैरह चेक किया जाता है कि इसके बॉडी में प्रोटीन तो नहीं है, तो यूरिन टेस्ट होता है। ये टेस्ट हो जाने के बाद एक डब्बा देगा आपको, वो भर के ला के रख देना है। उसमें आपका वो टेस्ट करके जो भी होगा अगले दिन इसका फिर रिपोर्ट जाता है। यदि संडे पड़ गया तो आपको एक दिन और रुकना पड़ सकता है, और फिर इसका एक से एक दिन बाद आ जाता है रिपोर्ट। ज़्यादा भीड़ रहा तो फिर लेट हो सकता है। इसके बाद आपका अगर सारा रिपोर्ट ओके रहा या नहीं भी रहा तो भी आपका पूरा मेडिकल होता है। जो भी मेडिकल ऑफिसर, अब आपको 3 या 4 मेडिकल ऑफिसर आते हैं, 20-20 बंदे ग्रुप में बांट दिए जाते हैं। आप यहाँ पे इस कैबिन के सामने लाइन लगा के खड़े रहिए, एक एक करके आपको अंदर बुला के आपका जो है वो फिर चेकअप करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ऊपर से स्टार्ट करता हूँ कि माथे का। तो माथे पे वो नॉर्मल हाथ रख के, सर पे हाथ रख के ऐसे ही अपने टच करते हैं हाथों से, चेक करने के लिए कि टेंशन तो नहीं है, इसे किसी तरह का बुखार तो नहीं है। उसके बाद फिर आपके आइज़ पे आते हैं। तो आई टेस्ट में भी कई सारे लड़के फ़ेल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ेल होते हैं इसमें आपका 20 फीट पे एक चार्ट रख के उसको पढ़ाया जाता है। यदि आप प्रॉपर उसको पढ़ लेते हैं तो ही आपको कंसिडर किया जाता है। नीचे का लाइन होता है 6x6 का, और 6x5 का भी कई जगह चार्ट होता है। 6x5 का भी नीचे में वो लाइन रहता है। इसके बाद है, चार्ट पढ़ाने के बाद आपका कलर विज़न टेस्ट होता है। कलर विज़न के लिए बुक रहता है, उस पर आपको वो सिंपल बोलेंगे कितना लिखा हुआ है बताओ, और कई बार कुछ लाइन रहती है तो उसमें अक्षर ऐसे करके आपको उंगली से उस पर चलाना पड़ता है। इसके बाद पेंसिल ले लेगा, आपके आँख के रोटेशन को चेक किया जाएगा। इस तरह से पेंसिल सामने रखा जाएगा, इस तरह से आपका आँख की पुतली। इसमें भी पॉइंट मिला है, मेरे एक दोस्त को मिला था, तो इसको स्कॉनिस्ट करके कुछ बोलते हैं। वो आँख का एक कि सीधा दोनों एक साथ नहीं आता, जब भी वो ये किया जाता है, एक इधर भागता है एक इधर भागता है, तो वो एक पॉइंट हो गया। इसके बाद आँखों को टॉर्च मार के चेक किया जाता है कि कोई लेंस वगैरह तो नहीं लगा रखा है। ये सारे टेस्ट हो जाते हैं आँख में। नाक का टेस्ट करूँ तो नाक का टेस्ट की बताऊँ तो नाक में डीएनएस का एक प्रॉब्लम रहता है। देखिए, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है कि एक साथ आप चेक कीजिएगा, एक साथ दोनों नाक से कई बार सांस नहीं आती। सांस छोड़ते हैं तो सांस नहीं निकलती, एक साइड निकलती, एक साइड हल्की सी थोड़ी सी धीमी निकलती है। तो उसमें थोड़ा सा मांस रहता है, तो वो वाला डीएनएस का पॉइंट नहीं होता। डीएनएस थोड़ा उससे, वो माइल्ड डीएनएस है और वो कंसिडर कर लिया जाता है। उससे ज़्यादा रहता है, नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी टाइप में रहती है, तो वो डीएनएस होता है और डीएनएस में फेल कर दिया जाता है। डीएनएस का इलाज भी है, डीएनएस का इलाज भी कराया जाता है। और वो आप खुद चेक कर सकते हैं, एक साइड थोड़ा सा मांस निकला रहा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कान का टेस्ट होता है और ये मशीन से होता है। देखो, कान के टेस्ट में भी कई सारे पॉइंट दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट खाते हैं कान में, इसलिए कि वो कान साफ़ करके नहीं जाते, तो कान को साफ़ कर लेना है। मेरा जब दिल्ली में मेडिकल हुआ था एसएसबी का, कान में पॉइंट दिया था 3 लड़कों को रात में छोड़ा, रात में ही वो मेडिकल स्टोर गए, वो कान में एक दवाई डाले और लास्ट में वो रुई वाले जो थे उससे साफ़ किए और अगले दिन पास हो गए। तो कान में इस तरह से वो देख लेते हैं। कान में पर्दा में छेद नहीं होना चाहिए, बस ये है। और बेसिकली पॉइंट तो वो कान में साफ़ सफाई की नहीं होने की वजह से खाते हैं। कान हो गया। उसके बाद दांत आपके बस पूरे होने चाहिए, साफ़ करवा के जाइएगा। और सड़े हुए या टूटे हुए रहा तो आपको उसमें मसाला वगैरह भरवा लेना है, वो आपको कंसीडर कर लेते हैं। दांत में उतना पॉइंट नहीं मिलता। दांत अगर टूटे हुए तो उसको भरवा लेना है और साफ़ रखना है अपने दांत को। क्या
वॉइस का टेस्ट होता है। वॉइस में आपको बोलेंगे अपना परिचय दो, कहाँ से आए हो, पापा का नाम क्या है, अपना नाम क्या है। तो वो वॉइस का हकलापन भी कई लोगों को होता है, हकलाता है, तो उसमें भी पक्का पॉइंट मिलता है। जितना भी मैंने 3 मेडिकल दिया है उसमें मैंने ये देख लिया है कि पॉइंट तो मिलता ही है। 3 मेडिकल मैंने जो दिया उसमें तो पॉइंट तो पक्का मिलता ही है। और हर पॉइंट पे मैंने देखा है पॉइंट खाते हुए लड़कों को। चेस्ट का जब एक्सरे तो है, वो एक्सरे करेंगे, यूसीजी वगैरह देंगे। चेस्ट को नॉर्मल जब चेक करते हैं तो कई को गायनोसिस होता है, उनका चेस्ट थोड़ा सा अजीब टाइप में बाहर निकला होता है, थोड़ा सा फूला हुआ टाइप में रहता है उनका चेस्ट, और चेस्ट अंदर धंसा हुआ भी रहता है। 2 कंडीशन यहाँ पे बनते हैं। तो इन दोनों में एक में तो पॉइंट खाया है। मेरे साथ ही एक लड़का यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में था, तो वो पास हो गया है, तो उसमें पास भी हो सकता है। उसके बाद चेस्ट हो गया हाथ। अब हाथ में आता है कैरी एंगल। कैरी एंगल में आपका जो है एंगल तिरछा, पूरा स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट में भी पॉइंट मिलता है। और कैरी एंगल एक लड़के को जो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में कैरी एंगल नहीं था, लेकिन जब उसने एसएससी जीडी का मेडिकल दिया तो कई बार डायमंड पुशअप मार रहा था ये वो, तो उसका कैरी एंगल का पॉइंट मिला और एक्सरे करके प्रॉपर उसका एक्सरे करके उसको फेल कर दिया गया। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मेरा हाथ कितना टेढ़ा है, क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा उसका। फिर मैंने जब देखा था वो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जब मेडिकल दिया था तो नॉर्मल था, लेकिन फिर वो मारने लगा कि अगले बंदे जो जा रहे हैं एसएससी जीडी में उसको कैरी एंगल में पॉइंट दे रहा है, तो वो एक्सरसाइज करने लग गया तो उसका थोड़ा सा और ज़्यादा टेढ़ा हो गया। खैर उसका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में सिलेक्शन हो गया है। तो इस सब का ध्यान रखना है आपको कैरी एंगल के लिए। उसके बाद जो है हाथ में ही एक पॉइंट है कि आपके फिंगर जो है पूरे 5 होने चाहिए। कई के 6 निकले हुए रहते हैं हाथ में फिंगर, तो वो आपको फिर टेढ़े नहीं होने चाहिए, फिंगर सीधे सीधे होने चाहिए। हल्का ऊपर नीचे टेढ़ा टेढ़ा रहा, फिर आपका हाथ जो है स्ट्रेट करके चेक करेगा कहीं काँप तो नहीं रहा। हाथ काँपने नहीं चाहिए, तो पूरा दोनों हाथ ऐसे करके सीधा करके आपको चेक किया जाएगा आपके हाथ टेढ़े नहीं है, उंगली पूरी है और काँप तो नहीं रहा आपका हाथ, कैरी एंगल तो नहीं है, यही सब चेक होगा। उसके बाद आपका पेट आता है। तो पेट में कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं है, यही बेसिकली चेक होता है। अगर आपका ऑपरेशन है तो प्रॉपर आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 6 महीने पुराने ऑपरेशन चल जाते हैं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। कई बार सर्टिफिकेट दिखा के लड़के पास हुए हैं, वरना वो बोलते हैं न्यू ऑपरेशन है क्या, वो फेल भी कर देते हैं डायरेक्ट। वो सर्टिफिकेट भी नहीं देते, वो फेल कर देते हैं, बोल देते हैं कि अगर तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए तो 1 हफ्ते रुक जाओ, लेकिन ये वाला डायरेक्ट फेल है, ऐसे करके बोल देते हैं। तो सर्टिफिकेट रखना है। कोई ऑपरेशन होता है और कई सारे ऑपरेशन होते भी हैं तो पास भी होते हैं वो, तो उसका सर्टिफिकेट रखना है आपको। क्या हुआ, निशान पकड़ा गया तो वो सर्टिफिकेट मांगेगा आपसे। अब आते हैं पीठ के पीछे साइड पे, पीठ के। तो इसमें आपको जो है, मुझे पॉइंट मिला था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में स्कॉलियोसिस, और मेरे एक दोस्त को मेरे हिसाब मिला था लोम्बोलोसिस, कि रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है। तो इसमें भी पॉइंट दिया जाता है। हालांकि वो जब एक्सरे करते हैं री मेडिकल ले जाके, वो पूरा ऊपर से लेके यहाँ गर्दन से लेके पूरा हिप जॉइंट तक हो गया आपका, यहाँ वहाँ तक आपका एक्सरे करते हैं और फिर देखते हैं आपका क्या है, रीढ़ का हड्डी सीधा है या नहीं। उसके बाद रीढ़ की हड्डी ही बेसिकली उसमें चेक होती है। उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर आपका चेक किया जाएगा। वो मशीन लगाए आपके बाजुओं में बांध दिया जाएगा मशीन, और वो पंप करेंगे, इससे आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा। सांस लेना छोड़ना बोलेगा आपको। ब्लड प्रेशर में भी मेरे एसएससी जीडी का मेडिकल था मुर्शिदाबाद में, बीएसएफ कैंप मुर्शिदाबाद में। तो वहाँ पे मेरे पीछे वाले लड़के का बीपी हाई हो गया था, क्योंकि उसने शायद मोबाइल निकाल लिया था और सर ने उसे 2-3 तमाचे लगा दिए थे, और जब फिर जाके पता नहीं उसे क्या टेंशन हो गया, उसका बीपी हाई हो गया। मैम जब चेक कर रही थी वो भी बोल रहा है कि अरे तुम इतना इनोसेंट है, तुम्हारा बीपी इतना हाई है। कंटिन्यू 3 बार उसका मापा गया और तीनों बार उसका बीपी हाई हुआ, फिर उसको रीमेडिकल दिया गया। हालांकि उसमें वो पास हो गया होगा, क्योंकि बीपी आपको खुद पे ब्रीथ कंट्रोल होनी चाहिए। ज़्यादा इधर उधर की बातें सोचिएगा तो आपका बीपी हाई हो जाता है। और बीपी आपका हाई हो जाने के बाद फिर आपको हाइपर टेंशन दे दिया जाता है कि इसे हाइपर टेंशन है, फिर उसका अलग से फिर रीमेडिकल वगैरह चलता रहता है। तो इस सब का ध्यान रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, कूल डाउन रहना है। और
इसके बाद प्राइवेट पार्ट हो गया। हाइड्रोसील आपका जो है बेसिकली साइज में होनी चाहिए दोनों की सेम, और एक लिमिट जो रहता है, लिमिट साइज़ का बड़ा छोटा होने से फिर वो दिक्कत करते हैं, वो फेल करते हैं सीधे। मेरा था दिल्ली में एक लड़के का था, वो टेंशन में आ रहा था। मेरा खुद का एक मेरे साथ पढ़ने वाला था, वो भी हाइड्रोसील में ही छटा है। तो आप देख लेना, वो सही रहना चाहिए। पाइल्स का चेक होता है। अब पाइल्स आपका माइल्ड पाइल्स होता है, थोड़ा सा रहता है तो पास कर दिया जाता है, वरना उसमें भी फेल कर जाता है। प्राइवेट पार्ट में पूरा फेल ही होता है अगर ज़्यादा रहा। जो माइल्ड है, पेनिस में आपका जो है पेनिस चेक किया जाता है। तो बेसिकली जो भी होती है वो छेद वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और बेसिकली बस यही रहता है। 70% तो प्राइवेट पार्ट में फेल कर ही दिए जाते हैं। कुछ रियर वगैरह रहा कि हाँ ये वाला किया जा सकता पास, तो ही पास किए जाते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं नौकनी, पैरों की बात करते हैं। तो पैरों में नौकनी का जो चेक होता है वो आपका सिंपल, मैंने एक वीडियो भी बताया है, अब बहुत अच्छी वीडियो है। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी टिप, ऐसी जानकारी कोई नहीं देगा, क्योंकि मैंने नौकनी में किस तरह से मेरे साथ मेडिकल हुआ, क्या क्या हुआ, मैंने सब कुछ उसमें डिस्कस कर दिया है। और कैसे मैंने खुद फेल होने के बावजूद उसमें पास हुआ हूँ। एक बार फेल हो गया, फिर कंटिन्यू 2 मेडिकल में पास हुआ हूँ। और इसमें देखिए नौकनी में आपको स्केनोग्राम किया जाता है। अगर आप फंस जाते हो ना, तो आपका स्केनोग्राम करके एक्सरे टाइप में आता है, वो करके फिर आपका एंगल पूरा मापा जाता है। 5 सेंटीमीटर का काट जो है वो आपके एल्बो में पैर की उसमें सटा के मापा जाता है, लेटा के मापा जाता है। उसके बाद सावधान की पोजीशन में रख के कि अगर ये सावधान विश्राम करेगा तो इसका पैर का घुटना सटेगा नहीं, क्या क्या पोजीशन में किया जाता है वो मैंने उस वीडियो में पूरा बताया है। और आप पास भी हो सकते हैं। मैं बता देता हूँ, नौकनी में पास होने का तरीका है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है, गर्म पानी से उसको सेकना है, और दूध का सेवन करना है, ताकि आपके हड्डियों को प्रॉपर सारे ज़रूरत की चीज़ें मिल सके। और कंटिन्यू आपको एक्सरसाइज करते रहना है। बो लेग भी आता है उसमें, उसका भी एक्सरसाइज है। ये सारी चीज़ें हड्डियों वाली ठीक हो सकती है। कंटिन्यू कोई अगर एक्सरसाइज करे, उसे बांध के रखे, तो वो शेप में आ ही जाता है। और हमें ज़्यादा भी नहीं करना, बस कुछ सेंटीमीटर होती है, बस उसको फ़र्क लाना है, उतना फ़र्क लाना है, उससे भी कम लाना पड़ता है। पैर में आपका चेक होता है पैर की उंगली। पैर की भी उंगली आपकी 6 नहीं होनी चाहिए, 5 ही पैर की उंगली होनी चाहिए। इसमें भी लड़के पॉइंट खाते हैं। फ्लैट फुट होता है, यानी पैर जो है आपका नीचे जो तलवा है वो पैर मतलब पानी रखते हैं, पानी में पैर रख दिए, अब हम चले तो उसमें एक कट का निशान आता है। किसी का सीधा रहता है, पूरा फ्लैट रहता है एकदम, तो उसमें पॉइंट मिलता है। उसका भी इलाज है। कई लोग मोची से अपना जो है जूते के अंदर वो डलवा लेते हैं, तो थोड़ा सा ही तो शेप लाना पड़ता है, तो वो आ जाते हैं धीरे धीरे। और अंगूठे में मैं बता दूं, पैर के जो है अंगूठे हैं ना, उसमें प्रॉपर आपका एक होता है पैर का अंगूठा थोड़ा सा अंदर दबा हो रहता है, तो उसमें भी पॉइंट मिलता है। और मिला है उसमें, अंदर की तरफ झुकी हुई ना हो और ज़्यादा गैप भी ना हो, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होनी चाहिए। पैर की उंगली टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ये है। इसके बाद आता है आपके बॉडी में कोई दिक्कत है तो उसका आप प्रॉपर सर्टिफिकेट लेके जाइए। कहीं भी आपके पूरे बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक कहीं कोई पॉइंट पकड़ लेता है या ऑपरेशन का ये वो, तो उसको आपको पूरा ध्यान रखना है। उसका सर्टिफिकेट 6 महीने पुराना होना चाहिए। वो आप अभी से तैयार कर लो, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है। आप फिर लापरवाही कर दोगे, आपको अफसोस होगा कि मार्क्स था, लिस्ट में नाम आया हुआ था, मैंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी। इन सब चीज़ों को अभी पूरी सीरियस लेना है। उसके बाद टैटू का मैं बता दूं, ईज़िली टैटू रिमूव हो जाता है। और एक लड़के ने सस्ते में रिमूव करवाया था, तो उसका रिमूव नहीं हुआ था। लास्ट में उसने सिगरेट से जला दिया, और एक मेडिकल में तो वो फेल हो गया, वो सिगरेट का दाग पकड़ लिया। दूसरे मेडिकल में वो पास हो गया। तो कई बार ऐसा होता रहता है, बट आपको थोड़ा खर्चा करके उसको सही से रिमूव करवाना है, और वो पकड़ में ना आए। जला लेते हैं लड़के लोग, दाग का निशान नहीं मिलना चाहिए, बस यही बेसिकली इसमें है टैटू में आपका। उसके वेरिकोस वेन जो है, रनिंग के टाइम जब रनिंग हो रहा है हमारा, तो रनिंग के टाइम वेरिकोस वेन का जो है थोड़ा प्रॉब्लम आता है। वेरिकोस वेन निकल जाता है, तो
और थोड़ा सा निकल गया तो ठीक है, उसको ऊपर नीचे आपको रोड में ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है, ग्राउंड में करनी है, इसका यही है। और कलर डोपलर टेस्ट वगैरह करके फिर मिला भी है कई सारे वेरिकोस वेन में छटे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका निकला हुआ रहता है, टेढ़ा रहता है, पीछे साइड में नस जो है उभरी हुई रहती है, टेढ़ी रहती है और गुच्छा टाइप में बना रहता है, ज़्यादा रहने से गुच्छा टाइप में बना रहता है, एक दो नस भी निकली रहती है, वो भी काउंट हो जाती है कि इनका वेरिकोस वेन है। बस यही बेसिकली मेडिकल में होता है। और कोई पॉइंट रहा तो मैं आपको ज़रूर इसमें बता दूंगा कि क्या क्या और मेडिकल में रहता है। बेसिकली यही रहता है, एक बार मेडिकल का गाइडलाइन भी आता है, उसको भी आप देख के अच्छे से चार्ट देख कर उसको पढ़ के अच्छे से जो आपको प्रॉब्लम है उसका अभी हर चीज़ का इलाज निकला हुआ है, उसको आपको देख के जाना है। और ऑल द बेस्ट, आप आगे अच्छे से तैयारी करो और हर चीज़ों को सीरियसली लेकर ध्यान में रख के अपना आगे की तैयारी करो। जय हिंद।